जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वीएल कैरेक्टरिस्टिक्स और वेल्डिंग ऑपरेशन के लिए वोल्टेज करंट और लेंथ का पॉसिबल रेंज क्या हो उसके बारे में डिस्कस किया था। इसके कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए आज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी पर बेस्ड जो होगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स और वी एल कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो है उसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल होगा जो एग्ज़ाम में पूछ रखा है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को भी समझेंगे। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जिन्होंने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है उसको देख ले, तभी ये वीडियो लेक्चर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार आज के वीडियो को देखने से पहले एक बार उसे ज़रूर देख लें। इसका जो लिंक है लास्ट वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि एक ओपन सर्किट वोल्टेज था और इस यहाँ पर वोल्टेज और एक करंट का एक्सिस है और यहाँ पर एक था वो शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और हम लोगों ने एक पॉइंट फाइंड आउट किया था जहाँ पर वेल्डिंग पॉसिबल था कि एक रेंज था, जैसे यहाँ से एक V1 और V2 ये सारा मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा था, मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर V2 के करस्पॉन्डिंग I2 करंट था और इसके करस्पॉन्डिंग I1 करंट था। और सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ भी था L1 एंड L2, V1 और I1 के करस्पॉन्डिंग L1 लेंथ और V2 और I2 के करस्पॉन्डिंग L2 लेंथ था। ठीक है, और एक ये रेंज था। ठीक है, यहाँ पर इसका रेंज था और यहाँ पर इसका रेंज था। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस रेंज के नीचे, मतलब V1 और V2 रेंज के नीचे और V1 और V2 रेंज के ऊपर वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इस रेंज के पीछे, इस रेंज से ज़्यादा और इस रेंज से कम में वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह लेंथ के लिए भी इस रेंज के बाहर वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके रिलेशन को देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ किया है वोल्टेज और करंट के बीच में, इसका क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, और सिंपल हम लोग जैसे स्कूल लेवल में पढ़ते थे सिंपल ज्योमेट्री के, जैसे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और कोई लाइन इसको किसी पॉइंट सपोज ए पर और यहाँ पर बी पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा इक्वेशन जानते थे। वो इक्वेशन क्या था, हम लोग इस तरह जानते थे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता था। ये सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था, ये चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड ये भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है, जिसमें आप एक्स एक्सिस पर क्या है आई है और वाई एक्सिस पर, यहाँ जैसे वाई एक्सिस है तो यहाँ पर वोल्टेज है। इसका जैसे इंटरसेप्शन पॉइंट ए है तो इसका इंटरसेप्शन पॉइंट यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग इस तरह से इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन कैसे होगा, तो आप तो हम लोग क्या लिखें, जैसे एक्स यहाँ पर लिखा था तो उसके लिए यहाँ पर हो जाएगा आई, और इसके लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए था तो यहाँ पर इसके लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पर वाई के लिए देखें तो जैसे यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर हम लोग इसको भी लिखें, भी डिवाइडेड बाई, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू 1। तो एक सिंपल सा इस तरह से हो गया। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर मुझे किसी पार्टिकुलर वोल्टेज पे मुझे करंट चाहिए, या इसको हम लोग इस डायग्राम को मैं एक पार्टिकुलर वोल्टेज और करंट के लिए लिख दूँ। ठीक है, कि किसी पार्टिकुलर वोल्टेज, कोई एक पार्टिकुलर वोल्टेज का, यहीं पर समझाता हूँ कि कोई पार्टिकुलर वोल्टेज का रेंज है।
ऐसे समझिए कि ये कोई पार्टिकुलर वोल्टेज का रेंज है जहाँ पर कोई मुझे पार्टिकुलर करंट मिल रहा है, ठीक है। तो इस वोल्टेज का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, इस वोल्टेज पर करंट का क्या वैल्यू होगा और उस टाइम में पार्टिकुलर लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उस पार्टिकुलर वोल्टेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा तरह से ओपन सर्किट डिवाइडेड बाई आई ऑफ शॉर्ट सर्किट इनटू आई, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा। कहने का मतलब मुझे अगर ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट मालूम है, ठीक है, तो किसी पार्टिकुलर वोल्टेज पे, किसी पार्टिकुलर वोल्टेज सोर्स पर हम लोग करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या किसी पार्टिकुलर करंट सोर्स पर हम लोग वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ देखने वाला है कि जैसे हम लोगों के पास अब जैसे अब वोल्टेज का लेंथ के साथ भी कुछ रिलेशन था, मैंने बताया था कि वोल्टेज के लिए कुछ लेंथ के साथ था जिसको हम लोग VL कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था A प्लस BL वोल्टेज के साथ, वोल्टेज का लेंथ के साथ भी था रिलेशन, और यहाँ पर वोल्टेज का करंट के साथ भी रिलेशन है। तो उसमें हम लोगों ने देखा, अब यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि किसी कोई एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर VL कैरेक्टरिस्टिक्स, जो VL है जो है वोल्टेज लेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कट करता है, ठीक है। कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इस पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो कर्व है इसको कट, जहाँ पे कट करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्किंग पॉइंट, ठीक है। या इसको हम लोग स्टेबल ऑपरेशन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। वर्किंग पॉइंट या स्टेबल ऑपरेशन पॉइंट भी इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो मतलब किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, मतलब जो VL कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, VL कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है और VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, तो जिस पॉइंट पर कट कर रहा है इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर दोनों के लिए वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं, और इसको हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें एक, हाँ, और ये जो रिलेशन आया है, ये जो इक्वेशन आया है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इसको बोला था VL कैरेक्टरिस्टिक्स, इस रिलेशन को VL कैरेक्टरिस्टिक्स पिछले क्लास में बताया था हमने, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलिए इस चीज़ को अब और अच्छे से समझने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जहाँ पर मैं इस रिलेशन को बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक DC आर्क है, द DC आर्क हैज़ द वोल्टेज लेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दे रखा है, और इसी तरह से पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दे रखा है, और हमें पता करना है कि इसका ऑप्टिमम आर्क लेंथ क्या होगा और साथ में इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क पावर क्या होगा। ऑप्टिमम आर्क लेंथ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर ये जैसे इसको हम लोग अगर इस तरह से पावर, ये तो था वोल्टेज और करंट की, इसी तरह अगर हम लोग पावर और लेंथ के बीच में अगर कर्व प्लॉट करें, ठीक है, तो कुछ इस तरह से कर्व आता है। एक ऐसा कंडीशन आता है, ठीक है, जहाँ जिस लेंथ पर, एक पार्टिकुलर लेंथ पर मुझे मैक्सिमम पावर मिलता है, ठीक है, वेल्डिंग के लिए एनर्जी मिलता है, पावर मिलता है, ठीक है। इससे कम होगा तब भी, मतलब जैसे हमने बताया था कि जो वेल्डिंग जो पॉसिबल है इस रेंज में पॉसिबल है, L1 से लेकर L2 तक पॉसिबल है इस रेंज में, कहने का मतलब इस हर एक पॉइंट पर वेल्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह से वोल्टेज, इस वोल्टेज का रेंज हो यहाँ से यहाँ तक तो पॉसिबल है, कहने का मतलब एक हर एक पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट है जहाँ पर वेल्डिंग इस जिस वोल्टेज पर वेल्डिंग पॉसिबल है। तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा ऑप्टिमम पॉइंट आएगा, एक ऐसा केस आएगा जहाँ पर मैक्सिमम पावर होगा, ठीक है, एक पार्टिकुलर लेंथ पर।
क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करना है कि यहाँ पर ऑप्टिमम आर्क लेंथ, कहने का मतलब जो ये लेंथ है वो आर्क लेंथ क्या होगा और इस लेंथ पर मुझे पावर क्या होगा, इस चीज़ को भी सॉल्व करना है। ओके, तो अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। जो वोल्टेज दोनों के लिए गिवन है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि ये लिखा ही हुआ है, इसको दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को वर्किंग ऑपरेशन के लिए जो यहाँ पर बताया था कि जो वर्किंग पॉइंट है या स्टेबल ऑपरेशन के लिए दोनों बराबर होना चाहिए। जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स और वी एल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो वोल्टेज है दोनों बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये दोनों पॉइंट बराबर होना चाहिए। तो पहले हम इस दोनों को इक्वल करते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर वर्किंग ऑपरेशन या स्टेबल, फॉर स्टेबल ऑपरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वी एल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वी एल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो इक्वल होना चाहिए किसके, वी आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों है, तो इस दोनों को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 + 30 L = 60 माइनस ऑफ 0.07 I। ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ से है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इक्वेशन इसको है वी एस दिस। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन यहाँ पर है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को। तो इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग आई का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, ऑप्टिमम आर्क लेंथ निकालना है और पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पावर इक्वल टू वी इंटू आई जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे आई का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आई का वैल्यू इस दोनों को इक्वेट करके निकालते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 - 30 L / 0.07, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब पावर की जगह पर हम इसको पावर इक्वल टू हम लोग इतना जानते हैं, तो पावर इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे रख सकते हैं। पावर इक्वल टू हम लोग जानते हैं वी इंटू आई। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। वोल्टेज हम लोगों को पता है, ठीक है, वोल्टेज हम लोगों को पता है और आई इस तरह से पता है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 10 + 30 L इंटू, और यहाँ पर दो वोल्टेज है, एक वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ आई, एक वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ लेंथ। और ऑप्टिमम पावर, ऑप्टिमम जो पावर है किसी पार्टिकुलर लेंथ पर ही निकाला जा सकता है, जैसा कि अभी हमने बताया था कि किसी ऑप्टिमम लेंथ पर ही निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर वोल्टेज का जो लेंथ के साथ जो इक्वेशन है उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है भी के जगह पर। और आई क्या अभी हम लोगों ने लिखा था, ये आ जाएगा आपका 50 - 30 L / 0.07। ठीक है, अब ऑप्टिमम कंडीशन के लिए हम लोग को क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है सिंपली इन टर्म्स ऑफ L। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं मैक्सिमम पावर के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, dP/dL = 0 कर दें, तो इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं पूरा भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी सिंपल है, इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन लिख ही देता हूँ, तो ये आ जाएगा 30 × 50 - 30 L माइनस ऑफ 30 × 10 + 30 L = 0। इसको सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर जब L का, इसको सॉल्व करने के बाद जब L का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.67। यहाँ पर इस सेंटीमीटर में सारा जो है L का वैल्यू यहाँ पर सेंटीमीटर में हो। क्वेश्चन में आई थिंक दे रखा है कि आर्क लेंथ इन सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि आर्क लेंथ सेंटीमीटर में होगा, इस तरह से मेंशन होगा। तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, अब मुझे लेंथ पता हो गया और क्वेश्चन में क्या था, ऑप्टिमम लेंथ। तो लेंथ पता हो गया, ऑप्टिमम लेंथ, और इसी लेंथ पर मुझे क्या चाहिए, पावर चाहिए। इसी लेंथ पर मुझे पावर चाहिए। तो अब इसके वैल्यू को हम लोग पावर में पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पावर के लिए, पावर के लिए हमने ये चीज़ निकाला था। तो यहाँ पर L के वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो
ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे। तो यहाँ पर इस वैल्यू को, ठीक है, जो एल का वैल्यू है यहाँ और यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका पावर आ जाता है, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 12860 वोल्ट, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन ए डीसी आर्क वोल्टेज ऑपरेशन द वोल्टेज आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स वाज ऑब्टेन्ड एज वी आर्क इक्वल टू दिस। इक्वेशन दे रखा है, वोल्टेज आर्क का इस तरह से रिलेशन दे रखा है। वेयर द आर्क लेंथ एल वाज वेरिड फ्रॉम, यहाँ पर आर्क लेंथ का वेरिएशन दे रखा है कि लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है। इसके अलावा दे रखा है वोल्टेज जो ये है, हाँ, वी आर्क जो ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका वोल्टेज में इसका यूनिट है, ठीक है। द आर्क करेंट इज वेरीड फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ पर आर्क करेंट के बारे में दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। और हमें क्या एज्यूम करना है कि लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो इसको एज्यूम करना है। दो तरह का इस तरह से होता है, एक इस तरह से कर्व भी होता है, ठीक है। तो ये जब हम मैनुअल वेल्डिंग करते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था, जब मैनुअल वेल्डिंग करते हैं तो इस तरह से होता है। लेकिन हम लोग जनरली जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो लीनियर पावर सोर्स पे ही आता है, ठीक है। वेरिएबल पावर सोर्स इस पे क्वेश्चन आई थिंक हमने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा है, आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम करना है कि लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को एज्यूम करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है और शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक गेट के अंदर ये पूछा गया था, 2012 में शायद पूछा गया था, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको हम लोग एक बार देख लें। जो इसमें गिवन है मेरे पास, जो वोल्टेज है, आर्क वोल्टेज है, वो हम लोग के पास गिवन है, कितना है, 20 + 5L दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या दे रखा है, लेंथ का रेंज दे रखा है, लेंथ का जो रेंज है वो दे रखा है 5 टू, हमेशा रेंज में ही होगा, जो वोल्टेज का रेंज होगा, क्योंकि किसी पार्टिकुलर रेंज में ही वेल्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। किसी पार्टिकुलर रेंज में ही वेल्डिंग पॉसिबल है, चाहे वो करंट का हो, चाहे वोल्टेज का हो, चाहे लेंथ का हो। तो रेंज ही हमेशा, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा रेंज ही दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज दे रखा है 5 to 7 mm, इसका रेंज दे रखा है। इसी तरह से करंट का रेंज दे रखा है, ठीक है, आई का रेंज दे रखा है, कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है 400 एम्पियर टू 500 एम्पियर तक इसका रेंज दे रखा है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या हम लोग करते हैं कि देखते हैं, पहले तो हम लोग जो वोल्टेज के लिए जो रिलेशन दे रखा है V = 20 + 5L, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग V1 और V2 फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। V1 और V2 का, V1 कैसे हम लोग निकालें, V1 के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक पार्टिकुलर रेंज दे रखा है लेंथ का, यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो V1 के लिए आ जाएगा 20 + 5 इंटू, एक रेंज मान लेते हैं, सपोज इसको L1 मान लिए, तो इंटू 5, तो ये आपका एक वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से 45 वोल्ट ये आ जाएगा। और इसी तरह से इस रेंज में अगर रखें तो ये आ जाएगा 20 + 5 इंटू 7, ये आ जाएगा आपका 55 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरे पास एक रेंज मिल गया, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से मैं बनाता हूँ, यहाँ पर इस तरह से मुझे वोल्टेज का रेंज मिल गया, एक वोल्टेज का रेंज मिल गया यहाँ पर, जिसमें ये इसको हमने मान लिया V1, जिसका वैल्यू मुझे मिल गया है 55 वोल्ट। और एक वोल्टेज मुझे V1 मुझे 45 वोल्ट मिल गया, सॉरी 45 वोल्ट। और V2 का वैल्यू मुझे मिल गया, यहाँ पर मान लिया V2, जिसका वैल्यू हो गया मेरे पास 55 वोल्ट, ठीक है। ये रेंज मिल गया। और मुझे सॉल्व क्या करना है,
ये 2.5 नोट करना है मुझे, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज और दूसरा मुझे पता करना है शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। अब जैसे वोल्टेज मिल गया तो हम लोगों को अब इसमें इसके करस्पॉन्डिंग, हाँ वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग एक और चीज़ दे रखा है, लेंथ का रेंज भी दे रखा है। वोल्टेज पता हो गया तो इस V1 वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग लेंथ और V2 के करस्पॉन्डिंग लेंथ, ठीक है। तो लेंथ का हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमने अभी सॉल्व किया था, जो V1 यहाँ पर दिख रहा होगा, हाँ V1 के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने लेंथ क्या माना था 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं V1 के करस्पॉन्डिंग जो L1 है ये मेरा 5 mm है, ठीक है। और V2 के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने लेंथ जूम किया था 7, तो V2 के करस्पॉन्डिंग जो L2 है ये 7 mm है, ठीक है। सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग करंट को भी हम लोग लिख लेते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट का वैल्यू होगा तो इसके V1 के करस्पॉन्डिंग AI1 और V2 के करस्पॉन्डिंग जो है ये I2, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको ऐसे I1 और I2 ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। जल्दी जल्दी में ऐसे लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर देखना है कि I1 बड़ा है और I2 छोटा है, तो I1 जो बड़ा है इसको हम लोग लिखेंगे I1 और ये हो जाएगा मेरा I2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है I1 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जो बड़ा है इसके करस्पॉन्डिंग वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 एम्पियर और ये I2 हो जाएगा। बस इसको इस तरह से पहले प्लॉट कर लेना है। उसके बाद इसको सिंपल सा जो भी हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था, एक जो इक्वेशन देखा था इस इक्वेशन पर पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए अब मेरे पास 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट है और इस इक्वेशन को पहले मतलब हम लोग सिंपल टर्म में लिखते हैं कि कैसे लिखा जाए। और हाँ एक और चीज़ ये जानते हैं कि सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है कि कोई स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अभी हमने जैसे बताया था कि जैसे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। और इस पर जितने भी पॉइंट्स है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये हम लोगों को मालूम है, ठीक है। सिंपल ज्योमेट्री से हम लोग ये स्कूल में पढ़ते थे कि इस तरह से कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो और इस पॉइंट को कैसे लिखते हैं कि जैसे इसके करस्पॉन्डिंग x है और ये y1 है, सपोज x1 y1 है और ये इस तरह से x2 y2 है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं x1 y1, ये पॉइंट हुआ था। इसी तरह से इसका कुछ पॉइंट होगा, इसी तरह से इसका कुछ पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का पॉइंट क्या है कि यहाँ पर अगर लिखे तो इसका पॉइंट कितना हो जाएगा 500 और 5, इसका एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, इसके लिए पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं, y का लिखना है 45 आ जाएगा, 545। इस तरह इसके लिए क्या हो जाएगा 455, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 पॉइंट मिल गया, उस दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करा देना है उस जो अभी हमने इक्वेशन लिखा था उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या है I और V तो हम लोग को ऐसे ही रखना है। तो I क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये I और ये मेरा V, ठीक है। तो यहाँ पर I के जगह पर इस x एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, x एक्सिस पर ये क्या हो जाएगा 500, ठीक है। और I बाई हम लोग कहते हैं I बाई शॉर्ट सर्किट करंट प्लस अब y के लिए देखें, जैसे y यानी v, यहाँ पर v आ जाएगा v बाई दिस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 बाई ओपन सर्किट इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह इसी लाइन पर दूसरा पॉइंट ये भी है, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर इसके लिए भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 400 डिवाइडेड बाई शॉर्ट सर्किट करंट प्लस 55 डिवाइडेड बाई ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू 1। 2 इक्वेशन आ गए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बस हो गया। अब इसको अब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा V फॉर इसका शॉर्ट सर्किट इसका करंट अगर देख लें तो इस तरह से आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 950 आ जाएगा, और इसका ओपन सर्किट वोल्टेज जो आ जाएगा
95 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इतना एम्पियर और इतना वोल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व आता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसी रिलेशन पे बहुत तरह का क्वेश्चन आता है, मतलब बस आपको इसमें, हाँ इसमें कभी कभी जैसे अभी मैंने बताया था कि ऑप्टिमम कभी पूछ लेगा कि इसका ऑप्टिमम वैल्यू क्या है, कभी पूछ लेगा कि इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है और शॉर्ट सर्किट करंट है वो क्या है। इसी तरह से मतलब सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सिंपल सा तो नहीं है, मतलब आपको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल से इस तरह के, और काफ़ी आसान होता है। बस जो दो रिलेशन है उसको समझना है कि जो वी एल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है। और उसके अलावा इस पॉइंट को भी समझना है कि एक पॉइंट जहाँ पर ये ऑप्टिमम कंडीशन मिलता है वो पॉइंट को हम लोग कैसे इक्वेट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, किसी और टॉपिक, कुछ नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। वेल्डिंग अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, एक कुछ टॉपिक इसमें बचा हुआ है, इसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे वेल्डिंग के बारे में जो भी और भी इम्पोर्टेंट वेल्डिंग है उसके बारे में सारा जानकारी मिलता रहेगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, जय हिंद।